Assalamu alaikum, class 9th. Today we are going to discuss the exercise of chapter number 6. सबसे पहले हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखते हैं एंड सर्कल द करेक्ट आंसर. The maximum amount of sodium acetate that dissolve in 100 gram of water at 0 degree centigrade is 119 gram and 170 gram at 100 degree centigrade. If you place 170 gram of sodium acetate in 100 gram of water at 0 degree centigrade, the resulting solution would be obviously it will be the saturated solution. 119 ग्राम तो डिजोल्व हो जाएगा और बाकी क्वांटिटी जो है वो बॉटम में बैठ जाएगी. हाउ मेनी मोल्स ऑफ सोडियम एटम्स आर प्रेजेंट इन 2.3 ग्राम्स ऑफ सोडियम. तो इसको फाइंड आउट करने के लिए आप फॉर्मूला इस्तेमाल कर लोगे, दैट इज N इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस. तो मैस आपको उन्होंने दिया है 2.3 और मोलर मैस होता है सोडियम का 23. तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 0.1. फिर व्हाट इज द मैस ऑफ 5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस. तो ये भी आप इसी फॉर्मूले से फाइंड आउट करोगे. मैस आपने हाइड्रोजन का निकालना है और नंबर ऑफ मोल्स दे दिए हुए हैं, वो 5 हैं. मैस अननोन है और मोलर मैस आपको पता है हाइड्रोजन गैस है, तो दैट इज 2.016. तो मैस के लिए आप 5 इंटू 2.016 कर लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा. हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस. 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस जो है दैट इज द मोलर मैस ऑफ नाइट्रोजन गैस. देखो मोलर मैस जो N2 है उसका कितना होता है 28 ग्राम. तो मोलर मैस यानी 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन contains Avogadro's number of particles of course. So the answer is 6.022 10 raised to power 23. How many atoms are there in 0.1 mole of carbon? 0.1 मोल कार्बन में कितने एटम्स होते हैं? तो 1 मोल में कितने होते हैं? 6.1 मोल contains 6.022 10 raised to power 23. तो 0.1 मोल में कितने होंगे? 6.022 10 raised to power 23 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 कर लो तो आंसर आ जाएगा. फिर है आपके पास a solution of sodium hydroxide has a concentration of 4 gram per dm3. What is the mass of sodium hydroxide contained in 250 centimeter cube of this solution? तो अब मोलैरिटी आपको दी हुई है 4 और मैस आपने कैलकुलेट करना है फॉर 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन. तो आपने मोलैरिटी का फॉर्मूला यूज कर लेना. मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स और वो आप बना लो मैस ओवर मोलर मैस इनटू वॉल्यूम इन डीएम क्यूब. तो क्या कर लोगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, मैस मालूम करना है, तो ये 4 हो गया. मैस अननोन है, मोलर मैस आप लोग पीछे निकाल चुके हो 40 है. और जो वॉल्यूम है सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है 250 सेंटीमीटर क्यूब, उसको आप डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लो. 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 डीएम क्यूब. तो 250 cm क्यूब इज इक्वल टू 250 डिवाइडेड बाय 1000. तो इसको आप निकाल लो और यहाँ पे ये क्वांटिटी डाल लेंगे तो आप इसको इससे मैस फाइंड आउट कर लो. फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज मोर डाइल्यूट. 1 मोलर, 2 मोलर, 0.1 मोलर एंड 0.009 मोलर. ऑब्वियसली 0.009 मोलर शुड बी द most dilute solution. A solution of sodium hydroxide contains 20 gram of this compound in 2 dm cube of solution. What is the molarity of this solution? देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसका एक सोल्यूशन है जो जिसमें 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है 2 डीएम क्यूब ऑफ द सोल्यूशन में. तो आप उसकी मोलैरिटी फाइंड आउट करो. तो अगेन आपने मोलैरिटी का ही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है. उन्होंने आपको मैस भी दे दिया है और उन्होंने आपको वॉल्यूम भी दे दिया है डीएम क्यूब में. तो फिर क्या मुश्किल हो सकती है इसमें? मैस ओवर मोलर मैस इनटू वॉल्यूम इन डीएम क्यूब. तो आपके पास मैस दे दिया उन्होंने 20, मोलर मैस आपको पता है 40 होता है इनटू 2. तो आप इसको निकाल लो. फिर है
which quantity is the same for 1 mole of hydrogen gas and 1 mole of water? हाइड्रोजन गैस का मतलब है H2 और वाटर का मतलब H2O. मैथ सेम होगा ऑब्वियसली नॉट. नंबर ऑफ एटम्स सेम होंगे, वो भी सेम नहीं हो सकते क्योंकि हाइड्रोजन में 2 एटम्स होते हैं और वाटर में 3. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ ग्राम एटॉमिक मास, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर द सेम, यानी 6.022 10 raised to power 23. If 1 mole of sodium contains X atom of sodium, what is the number of moles contained in 46 gram of sodium? तो ये 1 मोल जो सोडियम होता है, आपको पता है सोडियम का एटॉमिक मास जो होता है वो 23 ग्राम्स होता है. अगर 23 ग्राम जो है वो 1 उसमें आपके पास X एटम्स हैं सोडियम के, तो इसका डबल है 46 ग्राम. तो क्या होगा? अब आप इसे प्रॉपरली कैलकुलेट भी कर सकते हो और आपको वैसे भी समझ आ रही होगी कि 46 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 23 हो जाएगा. तो इसका मतलब है कि आपके पास इसमें सिर्फ x था, इसमें आपके पास 2x हो जाएगा. इट इज 2x. यानी आप ये ना भी करो तो भी आपको पता चल रहा है कि जब आपके पास ग्राम्स डबल हो रहे हैं तो नंबर ऑफ एटम्स भी डबल ही हो जाएंगे. 23 है तो 46 हुए तो 2x हो जाएगा. फिर है गिव शॉर्ट आंसर्स, डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. तो आप इन दोनों की डेफिनेशंस लिखोगे. गिव एग्जांपल ऑफ अ सॉलिड सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 सॉलिड्स. ये टॉपिक आपने नहीं किया हुआ, लेकिन आपके पास ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें सॉल्वेंट भी सॉलिड होता है और सॉल्यूट भी सॉलिड होता है. जैसे एलॉयज होते हैं, आप डिफरेंट मेटल्स को मिक्स करते हैं एक दूसरे में, तो वो सॉलिड एंड सॉलिड के सॉल्यूशन होते हैं. ठीक है. फिर है कैन यू कॉल कोलाइड अ सॉल्यूशन? नो, कोलाइड इज नोन एज अ फॉल्स सॉल्यूशन बिकॉज हाँ, बहुत सी जगहों पे वैसे लिखा होता है कोलाइडल सॉल्यूशन, लेकिन कोलाइड इज नॉट अ सॉल्यूशन, इट इज अ रॉन्ग फॉल्स सॉल्यूशन आप इसको कह सकते हो. और उसका रीजन जो है वो उसकी डेफिनेशन है, बिकॉज solution is a homogeneous mixture of solute and solvent, whereas colloid is the heterogeneous mixture, and the size of colloidal particles is larger than those present in the solution. So they are two different things. गैसोलीन डजंट डिजॉल्व इन वाटर. वाई? वो ये इसका आंसर वो आ गया कि लाइक डिजॉल्व लाइक. गैसोलीन क्या होती है? गैसोलीन आपके पास जो पेट्रोल है जो हम गाड़ियों में डालते हैं, तो गैसोलीन इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, नॉन पोलर होता है, तो वो वाटर में डिजॉल्व नहीं हो सकता. आर जेमस्टोन सोल्यूशन? यस, दे आर सॉल्यूशंस, दे आर द सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड. फिर है a tiny crystal of a solid substance is added to an aqueous solution of the same substance. What would happen if the original solution was? आपने एक tiny crystal लिया solid substance का और उसको जो solution आपको दिया हुआ था उसमें डाला. अगर आपके पास original solution super saturated था तो crystal डालने से क्या होगा? Crystallization will start. अगर आपके पास unsaturated solution होगा तो क्या होगा? अगर अनसेचुरेटेड सोल्यूशन होगा तो जो आपके पास क्रिस्टल है वो डिसॉल्व हो जाएगा सोल्यूशन में, और अगर सेचुरेटेड सोल्यूशन होगा तो क्या होगा? उस क्रिस्टल के साथ क्रिस्टल विल सेटल डाउन, बॉटम पे जाके बैठ जाएगा. एक्सप्लेन व्हाई मिथेनॉल इज सॉल्युबल इन वाटर बट C6H6 इज नॉट. ये अब आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन इसका आंसर भी उधर से निकलेगा, लाइक्स डिसॉल्व लाइक. How can you prepare 250 cm cube of 0.5 molar magnesium sulfate from a stock solution of 2.5 molar magnesium sulfate? इसको मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को भी डिस्कस कर चुकी हूँ. फिर गिव एग्जांपल्स ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस. A liquid solution of a liquid solvent and gaseous solute and a solid solution of two solid. ये भी अब आपके कोर्स में इंक्लूडेड नहीं है. क्वेश्चन नंबर 8 हम डिस्कस कर चुके हैं, 9 भी डिस्कस कर चुके हैं, 10 भी डिस्कस कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 11 भी. लेकिन क्वेश्चन नंबर 12 में एक स्टूडेंट को प्रॉब्लम था, कैलकुलेट द न्यू मोलैरिटी व्हेन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर इज एडेड टू 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.5 मोलर HCl. तो ये आपके पास डाइल्यूशन हो रही है, तो आप इसमें डाइल्यूशन का फॉर्मूला यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो.
डाइल्यूशन का फॉर्मूला कैसे यूज करोगे? आपको ओरिजिनल मोलैरिटी दी हुई है 0.5 मोलर। आप M1V1 इज इक्वल टू M2V2 का फॉर्मूला लगाओगे। इसमें M1 आपको गिवन है 0.5 मोलर और ओरिजिनल वॉल्यूम भी दिया हुआ है 100 cm³ में 0.5 मोलर सोल्यूशन है। तो M2 आपको कहा कि कैलकुलेट करो। अगर V2 कितना हो जाएगा, 100 ओरिजिनली था और उसमें मजीद 100 cm³ वाटर ऐड कर लिया, तो टोटल कितना हो गया 200 cm³। तो यहाँ से आप M2 कैलकुलेट कर लो, 200 को इक्वेशन के साइड पे ले आओ, तो आपके पास हो जाएगा, यहाँ पर इसकी मोलैरिटी आ जाएगी। फिर है आपके पास थिंक टैंक। A 10 gram of solid solute is placed in 100 gram of water at 20 degree centigrade and all of it dissolves. आपने 10 ग्राम सॉलिड सोल्यूट लिया, उसको 100 ग्राम पानी में डाला 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे और वो सबका सब उसमें डिसॉल्व हुआ। Then another 4 gram of the solute is added at 20 degree centigrade and all of it is dissolved. फिर आपने मजीद 4 ग्राम लिया सोल्यूट और उसे उसी सोल्यूशन में डाल दिया और वो भी डिसॉल्व हो गया। अब आप बताएं, इज द फर्स्ट सोल्यूशन सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड? इंटरप्रेट। तो ऑब्वियसली वो अनसैचुरेटेड था, तभी उसमें आपने मजीद क्वांटिटी डाली तो वो डिसॉल्व हो गई। सो यू विल राइट इट डाउन एज दैट after adding 10 grams of the solid solute in 100 gram of water at 20 degrees centigrade and all of it was dissolved, therefore it was the unsaturated solution. And also when we dissolve further amount of the solid solute, it also dissolved in it. That also shows that this solution was unsaturated solution. Is it possible to tell from this information that the final solution is unsaturated or saturated? आर्ग्यू मीन्स होता है कि बहस करें इस चीज पे। तो आपने जब 4 ग्राम मजीद डिसॉल्व कर दिया, वो भी सबका सब डिसॉल्व हो गया, तो अब आपको नहीं पता कि उस सोल्यूशन का स्टेटस क्या है, क्योंकि अब वो अनसैचुरेटेड है या सैचुरेटेड है, ये तो तब पता चलेगा कि आप इसमें मजीद क्वांटिटी डालो, और अगर तो वो डिसॉल्व नहीं होती तो फिर वो सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया था, और अगर वो भी डिसॉल्व हो जाती है तो वो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन था। तो इट मीन्स कि यू कैन नॉट find it out that the last solution, that the final solution was saturated or unsaturated solution, because the quantity you dissolve second time, that all of the quantity has been dissolved in the solution, therefore it is not possible to interpret the final state of the solution whether it is saturated or unsaturated. Here I suggest a convenient way to change a saturated solution to an unsaturated solution. आपके पास saturated solution है, आप चाहते हैं उसको unsaturated solution में convert कर दें, तो क्या कर सकते हैं? आप उसका या तो टेम्परेचर बढ़ा दें, और दूसरी चीज आप ये कर सकते हैं कि आप उसमें सॉल्वेंट की क्वांटिटी को इंक्रीज कर दें। फिर इसी का बी पार्ट है एन अनसैचुरेटेड सोल्यूशन टू अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। कैसे चेंज करोगे? आप उसमें क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट बढ़ा दोगे तो वो चेंज हो जाएगा सैचुरेटेड में। Knowing the molarity of a solution is more meaningful than knowing whether a solution is dilute or concentrated. Define this statement. आपको 2 बीकर दिए हुए, अगर आपको ये बता दिया जाए कि जी एक में डाइल्यूट सोल्यूशन है और एक में कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है, ये ज़्यादा मीनिंगफुल बात है या ये कि आपके पास अगर आपको बता दिया जाए कि एक बीकर में 1 मोलर सोल्यूशन है, दूसरा में 0.1 मोलर सोल्यूशन है, तो आप ये खुद बता सकते हैं कि ज़ाहिर है जिसमें 0.1 मोलर सोल्यूशन है वो डाइल्यूट है, जिसमें 1 मोलर सोल्यूशन है वो कॉन्सेंट्रेटेड है। तो उन्होंने कहा कि ये ज़्यादा मीनिंगफुल बात होती है कि अगर आपको मोलैरिटी पता हो, बजाय इसके कि सिंपल ये पता हो कि सोल्यूशन डाइल्यूट है या कॉन्सेंट्रेटेड है। तो आप इस चीज़ को कैसे डिफाइन करेंगे? तो आप इसको ऐसे ही डिफाइन करोगे कि obviously this to know the molarity is more meaningful thing than just only know that a solution is dilute or concentrated, because when we know the molarity, we know the exact amount of solute present in that solution, exact number of moles present in that solution, and that can give us the exact concentration of the given solution. So to know the molarity is more meaningful thing than just to know about the
about the solution is dilute or concentrated. फिर है design an experiment to determine the solubility of table sugar in water at room temperature. ये आपके experiment है, practical है, lab में करने वाला, वैसे मतलब आपके 9th के कोर्स में भी इंक्लूडेड है। लेकिन कैसे आप solubility डिटरमिन करोगे? आप एक चाइना डिश लोगे और उसमें आप, बल्कि चाइना डिश भी क्या लोगे, बीकर ले लो, उसमें 100 ग्राम वाटर डालो और वेइंग कर लो और उसमें फिर शुगर डालते जाओ और उसको जब तक कि आपके पास कॉन्सेंट्रेटेड सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाता है। आपके पास शुगर की कुछ क्वांटिटी जो है वो बॉटम पे बीकर के जब बैठ जाएगी तो इसका मतलब है कि अब आपके पास सैचुरेटेड सोल्यूशन है। ठीक है, अब आप उसकी वेइंग कर लो दोबारा से और फिर आप उसको वेइंग करोगे और आपने पहले भी उसकी वेइंग की थी, तो अब आपके पास जितनी क्वांटिटी आपने ऐड की है शुगर की, वो आपको मालूम हो जाएगी कि कितनी क्वांटिटी ऐड हुई। यानी पहले आपने सिंपल वाटर बीकर में लिया 100 ग्राम, उसका वेट ऑब्वियसली 100 ग्राम था, बीकर का वेट आप बीच में से माइनस कर लोगे और फिर जितनी भी शुगर डिसॉल्व होकर आपके पास सैचुरेटेड सोल्यूशन आया, अब आप फिर उस बीकर का जब वेट करोगे तो वो अब 100 ग्राम नहीं होगा, उससे ज़्यादा हो चुका होगा। तो अब जो आपके पास फाइनल वेट आया उसमें से आप इनिशियल वेट को माइनस कर दो, तो आपके पास सोल्यूशन में शुगर की क्वांटिटी निकल आएगी। तो वो आपके पास सॉल्युबिलिटी होगी कि आपके पास इतने ग्राम शुगर जो है वो 100 ग्राम वाटर में डिसॉल्व होती है एट रूम टेम्परेचर। फिर है डिजाइन एक्सपेरिमेंट टू प्रिपेयर 10% मैस बाय वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। इसके लिए क्या करोगे, कॉपर सल्फेट को नीला थोथा भी कहते हैं, ठीक है। इसके लिए आप 10 ग्राम लोगे कॉपर सल्फेट, उसके बीच में आप वाटर इतना डालोगे 100 ग्राम तक, वो मैस बाय वॉल्यूम है तो 100 ml या 100 cm क्यूब तक आप वाटर सोल्यूशन का वॉल्यूम जो है वो 100 cm क्यूब तक ले जाओगे और उसमें आपने 10 ग्राम कॉपर सल्फेट डाला था, तो यह आपके पास 10% मैस बाय वॉल्यूम का सोल्यूशन बन जाएगा। फिर है विच सोल्यूशन इज मोर डाइल्यूट, 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.2 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड और 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड जस्टिफाई। ये जस्टिफिकेशन आप कैसे करोगे, आप मोलैरिटी का फॉर्मूला इस्तेमाल करो। एक में आप के पास वॉल्यूम जो है वो 50 सेंटीमीटर क्यूब है तो उसे डीएम क्यूब में कन्वर्ट कर दो, वो तकरीबन आपके पास 50 डिवाइडेड बाय 1000 करोगे तो 0.05 डीएम क्यूब आ जाएगा और मोलैरिटी के फॉर्मूले में डाल लो तो आपके पास मोलैरिटी आ जाएगी, मैस आ जाएगा जितना आपने उसमें डिसॉल्व किया है। और यही काम आप 0.1 मोलर सोल्यूशन के लिए करो। मैंने ये करके देखा और मेरे पास दोनों का आंसर सेम आया है, 0.4 ग्राम। आप ये करके देखें और मुझे बताएंगे कि आपका भी ये आंसर आ रहा है कि नहीं। इसका मतलब है कि दोनों सॉल्यूशंस की कॉन्सेंट्रेशन सेम है, कोई भी डाइल्यूट नहीं है या कोई भी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। Which solution is more concentrated, 100 centimeter cube of 0.1 molar HCl और 100 centimeter cube of 0.1 molar sodium hydroxide? जस्टिफाई। तो दोनों में आपके पास दोनों 100 सेंटीमीटर क्यूब है और 0.1 मोलर दोनों की कॉन्सेंट्रेशन है, तो दे आर हैविंग द सेम कॉन्सेंट्रेशन क्योंकि मोलैरिटी सेम है। तो जब मोलैरिटी सेम है तो इसका मतलब है कि दे आर हैविंग द सेम स्ट्रेंथ ऑफ देयर सॉल्यूशंस। फिर है बेंजीन इज अ कॉमन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, its use is now restricted because this can cause cancer. The recommended limit of exposure to benzene is 0.32 milligram per dm cube of air. Calculate the molarity of this solution. तो 0.32 मिलीग्राम है तो आप इस मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लो। मिलीग्राम को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करोगे, आपके पास 100 मिलीग्राम होता है, सॉरी 1000 मिलीग्राम होता है 1 ग्राम के इक्वल और आपको दिया हुआ है 0.32 मिलीग्राम्स, तो आप 0.32 डिवाइडेड बाय 1000 कर लोगे तो आपके पास ये वैल्यू ग्राम्स में आ जाएगी। जब वैल्यू ग्राम में आ जाएगी तो फिर आप अच्छा बेंजीन है C6H6, तो इसका मोलर मास भी फाइंड आउट कर लो। C6 है 6 into 12 प्लस 6 into 1, तो ये कुछ 78 ग्राम पर मोल आ जाता है। अब आप मोलैरिटी का फॉर्मूला इस्तेमाल करो
तो मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो या मैस ओवर मोलर मैस निकाल लो इनटू वॉल्यूम इन डीएम क्यूब और आप ये कैलकुलेट कर लो तो मोलैरिटी आपके पास आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशेंट इन हॉस्पिटल इज ऑफन एडमिनिस्टर्ड एन IV drip, intravenous drip containing an aqueous solution. This aqueous solution contains 0.85% mass by volume of sodium chloride or 5% mass by volume of glucose. Calculate the molarity of both these solutions. Okay, उन्होंने आपको दो सॉल्यूशंस बताए, एक 0.85% सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन है मैस बाय वॉल्यूम और एक 5% मैस बाय वॉल्यूम सोल्यूशन है ग्लूकोज का, और आपसे कहा है कि इन दोनों सॉल्यूशंस की मोलैरिटी फाइंड आउट करो। तो कैसे करोगे? देखो 0.85% का मतलब है कि आपके पास 0.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड है 100 cm क्यूब में सोल्यूशन में, ठीक है। तो ये तो वेट आ गया आपके पास, यानी मैस है सोडियम क्लोराइड का 0.85 ग्राम। अच्छा, जो वॉल्यूम है आपके पास सोल्यूशन का वो 100 cm क्यूब है, तो कन्वर्ट इट इनटू डीएम क्यूब। तो डीएम क्यूब में कन्वर्शन के लिए आपने क्या करना है, आप इसको 100 को डिवाइड कर देते हो 1000 पे, जो आपको मैंने तरीका बताया वो है वही यूज करके आप कर लीजिएगा। तो अब आप इसकी मोलैरिटी फाइंड आउट कर लीजिएगा। मोलैरिटी इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस इनटू वॉल्यूम पर डीएम क्यूब। तो मैस 0.85, मोलर मैस सोडियम क्लोराइड का होता है 58.5 इनटू यहाँ से वॉल्यूम निकाल लीजिएगा, तो वो कितना हो जाएगा 0.1। तो मोलैरिटी आपके पास आ जाएगी, ठीक है। और इसी तरह से आप ग्लूकोज का निकाल लें। फिर है 100 centimeter cube of sodium hydroxide solution was heated to complete dryness, 1.5 gram residue left behind. What is the molarity? तो अब यहाँ पे मैस दिया हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड का 1.5 ग्राम और 100 cm क्यूब, तो यही वाला फॉर्मूला यूज करो और वॉल्यूम को डीएम क्यूब में कन्वर्ट कर दो। फिर है डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। कैसे आप सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन में डिस्टिंग्विश करोगे? आप पहले एक सोल्यूशन बनाओ सैचुरेटेड सोल्यूशन, उसको साइड पे रख दो। फिर आप एक बीकर में सैचुरेटेड सोल्यूशन पहले बनाओ, फिर आप उसे हीट करो, उसमें और क्वांटिटी सल्यूट की डालो, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बना लो, और आप सल्यूट ले लो इसमें सोडियम थायोसल्फेट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, और उसके साथ आप ये करो। और जब आपके पास सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाएगा, सपोज आपने 40-50 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट अप करके उसमें जितनी मैक्सिमम क्वांटिटी डल सकती थी आपके पास सोडियम थायोसल्फेट की जो डिसॉल्व होगी वो कर ली। अब आप दोनों सॉल्यूशंस को रख लो, देखने में दोनों बिल्कुल एक जैसे लगेंगे, मतलब दोनों ही बिल्कुल क्लियर सॉल्यूशन होंगे, आपको नहीं पता चलेगा कि कौन सा सैचुरेटेड है कौन सा सुपर सैचुरेटेड है। तो आप फिर पता चलाने के लिए क्या करोगे, आपने कूल डाउन भी कर लिया है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को, तब भी उसमें कोई क्रिस्टलाइजेशन नहीं होगी जब तक कि आप उसके बीच में कोई एक क्रिस्टल नहीं डालोगे सोडियम थायोसल्फेट का। अब दोनों जो सॉल्यूशंस हैं आपके पास उसमें सोडियम थायोसल्फेट का एक एक क्रिस्टल डाल दो। जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है उसमें वो क्रिस्टल जाके बॉटम में बैठ जाएगा और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जबकि सोडियम थायोसल्फेट का वो सॉल्यूशन जो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है उसमें जब आप क्रिस्टल डालोगे तो दैट विल बिकम crystallization will start. So that is the procedure जिसमें आप फाइंड आउट कर सकते हो कि आपके पास सैचुरेटेड सोल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन कौन सा। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सरसाइज। अब आपने ये सारी एक्सरसाइज करनी है, अपनी जो असाइनमेंट में दी हुई है वो अपने असाइनमेंट्स के तौर पे करनी है, और बाकी सारे जो क्वेश्चन हैं वो अपने अपनी नीट कॉपीज पे करने हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।